जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस सुबह देखते हैं, शाम को द हिंदू देखते हैं। आज 2 मार्च है तो देखते हैं 2 मार्च में इंडियन एक्सप्रेस में कौन कौन से एडिटोरियल्स न्यूज आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे $500 मिलियन की ग्रांट जो है वो नेपाल को दी गई है यूएसए के द्वारा। तो इसमें स्ट्रेटेजिकली क्या इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना जो है वो यूएसए को अपने करीब नहीं आने देना चाहता है और यहाँ पर यूएसए ग्रांट देकर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ग्रांट देकर काफी करीब जो है वो यहाँ पर चाइना के आ जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, इसका परिणाम ये हम देखेंगे। देन उसके बाद टर्की जो है वो रशिया को सी में ब्लॉक कर रहा है, खासकर ब्लैक सी की अगर हम बात करते हैं वहां पर ब्लॉक कर रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे। अब सैंक्शन जो है रशिया पर लगाए गए हैं क्योंकि रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को। तो उस सिलसिले में काफी सारे सैंक्शंस लगाने के बाद हम कितने डिपेंडेंट है वेपन्स के लिए रशिया पर, क्या अब इंडिया पर भी जो सैंक्शन है उसका खतरा मंडरा सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है रशिया को, इसको शॉर्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के एडिटोरियल्स हमें आज देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। जैसे कि हम हर रोज मैप बेस्ड एक्सरसाइज लेते हैं। मैप बेस्ड एक्सरसाइज देने से क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से जो मैप है उसकी परख हो जाती है और आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हो। अभी यूरोप जो है वो खासकर, पहले मिडिल ईस्ट काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट पर काफी सारे क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब यूरोप जो है काफी न्यूज में आ गया, तो अब यूरोपियन कंट्रीज भी, हालांकि छोटी छोटी कंट्रीज है, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि भाई कौन सी कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है जो मार्क की गई है, ये कंट्री आपको बताना है कौन सी है। तो इसके बारे में आपको कंट्री का नाम, कैपिटल, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहां पर लिखना है। आइए एक्सप्लेन सेक्शन में नजर डालते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया जो है कितना डिपेंडेंट है रशिया पर वेपन्स के लिए, वो हम देखने वाले हैं। देन टर्की जो है उसने यहाँ पर सी रूट जो है, ब्लैक सी जो उस पर ब्लॉक कर दिया है रशिया को, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन यहाँ पर चाइना जो ग्रांट दे रहा है $500 मिलियन का, तो इसको हम यहाँ पर नजर डालेंगे। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं, तो आज कुछ खास एडिटोरियल आइडियाज पेज में नहीं है कि कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है। जो हमने कल देखा था उसी पर बेस्ड आर्टिकल्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो सपोर्ट द रिकवरी है ना, जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट में कौन कौन सी चीज़ें बढ़ रही है, कौन सी चीज़ें कम हो रही है, उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो सपोर्ट रिकवरी वही है कि भाई यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्च करना चाहिए, बाकी उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और कुछ नया नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर ऑन अ ग्रीन ट्रैक, ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, इसमें से कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हीट इज ऑन, आईपीसीसी की रिपोर्ट हमने कल देखी थी, है ना, उसमें बताया गया था कि भाई इंडिया जो है काफ़ी वल्नरेबल है। इंडिया के कई सारे जो सिटीज़ है काफ़ी वल्नरेबल है, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो दिख सकता है। मुंबई फ्लडिंग के लिए बोलिए, है ना, अहमदाबाद फ्लडिंग, हीट वेव, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अनरिलायबल नरेटर, यहाँ पर भी कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला जो है, ये बेसिकली बात कर रहा है चाइना जो सपोर्ट करेगा, है ना, सैंक्शन जो लगाए गए हैं रशिया पर, तो चाइना सपोर्ट कर रहा है रशिया को, तो कैसे वो यहाँ पर सैंक्शन जो है उसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में ये जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए, शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, मतलब जीएस 1 2 3 4 20 से ज़्यादा कोर्सेज जो है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के आपको देखने को मिलेंगे। स्टेट पीएससी के लिए भी काम आने वाले हैं। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप, साइन अप कीजिए। हर एक सेक्शन में जाकर आप 2 डेमो लेक्चर देख सकते हो। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। देन उसके बाद प्रोफाइल में जाकर, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रोफाइल जो है वो खुलेगी। प्रोफाइल में जाकर पूरा आपको वेरियस प्लान दिखेंगे। लोवेस्ट प्राइजेस है, लोवेस्ट प्राइजेस, मैं आपको गारंटी देता हूँ इतने कम प्राइजेस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट यूपीएससी का और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर पहले हमारे आर्टिकल पर आते हैं। चाइना यूएस आर्म रेसलिंग नेपाल में। अब चाइना यूएस आर्म रेसलिंग इसको क्यों कहा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है। नेपाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, उन्होंने वॉइस वोट से, वॉइस वोट मतलब ये नो, वॉइस वोट से जो है यहाँ पर पास कर दिया है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल कॉम्पैक्ट। इसमें $500 मिलियन की जो ग्रांट है वो यूएस के द्वारा दी जा रही है, जिससे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड पावर जो है उसमें ये खर्च कर सके।
अब इससे हो क्या रहा है, ये तो नॉर्मल लग रहा है, तो बेसिकली नेपाल के लिए बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए कि किसी कंट्री को ग्रांट मिल रही है ताकि अपना एडवांसमेंट वो कर सके, अपना डेवलपमेंट वो कर सके। लेकिन फिर भी ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मतलब सैंक्शनिंग करना है, इसमें काफ़ी डिले हुआ। और डिले होने की वजह से जो यूएसए है, उन्होंने धमकी दे दी थी कि भाई 28 फरवरी तक अगर आप नहीं बताओगे तो फिर ये कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ अब हमारे जो रिलेशन है उसमें भी खटास आ सकती है, क्योंकि ऐसा समझा जाएगा कि अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब चाइना जो है वो फैक्टर यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है। अब चाइना जो है उसकी तरफ से भी कुछ चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले एक एमसीक्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पर है कि विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नेपाल का मैप देखते हैं तो भारत से कनेक्टेड है, भारत से लगा हुआ है। अब ऊपर का पोर्शन, ये नेपाल अगर हम पूरा देखते हैं तो ऊपर का जो पोर्शन है इसका, ये हमें हिमालय में देखने को मिलता है ना, हिमालय जो है उसमें देखने को मिलता है। और जो नीचे का पट्टा है वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो रहती है, क्योंकि हिमालय में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं रह सकती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। जो नीचे का पोर्शन है, खासकर अगर हम ये वाला पोर्शन देखते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमें मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये पोर्शन मतलब क्या, कनेक्टेड किससे है, कल्चरली कनेक्शन जो है वो हमें इंडिया से ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसीलिए नेपाल अगर आप देखोगे तो इंडिया से कल्चरली ज़्यादा कनेक्टेड है। लेकिन अभी जो नेपाल की सरकार आई है वो ज़्यादा प्रो चाइना अप्रोच जो है वो अपना रही थी। मतलब समझ लीजिए कि भाई चाइना जो है उनका इन्वेस्टमेंट स्वीकार लेना, चाइना जो है उनके साथ ज़्यादा दोस्ती जो है वो बढ़ा लेना, इंडिया अगर कुछ कह रहा है तो उससे खेटे ले लेना, है ना। इसलिए इंडिया ने जो है इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी लगा दिया था बीच में कि भाई लो, हम हमसे ही पैसा लेकर हमसे ही आप नमक हलाली कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी खटास जिस सिचुएशन जो है नेपाल के साथ हमारे देखने को मिल रही थी रिसेंट टाइम्स में। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि यूएसए के द्वारा जो यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, जो ग्रांट दी जा रही है डेवलपमेंट के लिए, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, जो चाइना जो है उसकी ज़मीन यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर हमें जो हिमालय है वो देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बॉर्डर है चाइना की, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन तिब्बत जो है जिसकी कैपिटल लासा थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, तिब्बत जो है उसको एक्वायर कर लिया है चाइना ने। तो अब मतलब बेसिकली चाइना की डायरेक्ट बॉर्डर जो है यहाँ पर नेपाल के साथ लगती है। अब यहाँ पर जो चाइना है उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि भाई देखो, तुम्हारी सोवरेनिटी जो है अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लेते तो तुम्हारी सोवरेनिटी को खतरा आ सकता है, क्योंकि अगर तुम ये इतना ग्रैंड एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब अब जो यूएस है अपने सोल्जर्स बोलिए, अपने इक्विपमेंट्स बोलिए, अपने वेपन्स बोलिए, वो सब तुम्हारे देश में तुम्हारी जमीन पर लाकर रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर खतरा हो सकता है। इसी वजह से क्या हो रहा था कि चाइना के साथ रिलेशन जो है वो खराब ना हो जाए, इसी वजह से जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था। और ये डिले ना हो इसलिए यूएसए जो है वो फिर धमकी देने लग गया कि भाई तुम एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे बताओ, है ना। क्योंकि इंडिया के साथ यूएसए के तो रिलेशन काफी अच्छे हैं, इसलिए इंडिया को इतना कोई प्रॉब्लम जो है वो आने वाला नहीं था। लेकिन चाइना जो है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि यूएसए और चाइना के रिलेशन जो है बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। मतलब इतने खराब चल रहे हैं कि आप सोचिए कि यहाँ पर यूएसए रशिया के अगेंस्ट में है, तो चाइना जो है वो रशिया का समर्थन यहाँ पर कर रहा है खुलेआम, जो अभी इन्वेजन जो है उसमें चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सबसे पहले तो राज्य जो है कहाँ पर नेपाल आता है ये अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। तो मैप यहाँ पर काफी खूबसूरत मैप है जहाँ पर आपको अच्छी तरीके चीजें पता चल जा रही है। अब यहाँ पर यूएसए की तरफ वार्निंग जो दी गई थी कि भाई यहाँ पर वार्न किया गया है कि मतलब समझ लीजिए यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है उसके द्वारा भी यहाँ पर कहा गया कि अगर आप February 28 तक रेटिफाई नहीं करते हो तो टर्मिनेशन जो है ग्रांट का वो हो जाएगा कि आपको ग्रांट जो है वो नहीं दी जाएगी। उसी के साथ साथ यूएस नेपाल रिलेशनशिप जो है और कोऑपरेशन जो है उस पर भी रिव्यू जो है वो किया जाएगा कि भाई नेपाल जो उसके साथ हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हो ये एक्सेप्ट, रेटिफाई नहीं करते हो, तो ऐसा भी समझा जाएगा कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है नेपाल पॉलिसी में देखने को मिलते हो, चाइना आपको रोक रहा है कि भाई नहीं ये तुमने नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से अब ईगो पे आ गया नेपाल के, ईगो यहाँ पर नेपाल ने साइन कर लिया। अभी देखिए चाइना का अगर इन्वॉल्वमेंट देखते हैं हम नेपाल में, तो काफ़ी सेक्टर्स में हमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी देखने को मिलता है। जैसे कि एनर्जी सेक्टर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। टूरिज्म हॉस्पिटलिटी देखते हैं, वहाँ पर भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि नेपाल अगर आप देखोगे तो वो प्रो जो अर्थक्वेक के रीजन में आता है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आता है। तो इसीलिए क्या है कि वहाँ पर ज़्यादातर अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिमालय अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे आपको ये यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ पर देखिए हिमालय है ना, यहाँ पर आपको हिमालय दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली प्लेट जो है ये प्लेट इधर सरक रही है
ये प्लेट इधर सरक रही है, दोनों प्लेट जो है वो ऐसे जा रहे हैं। और हमने ज्योग्राफी की जो लेक्चर्स है हमारे MM अकेडमी ऐप पर, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का टकराव होता है, उस समय पर ये जो जमीन है ये ऊपर उठती है, ये टकराए ऊपर उठी, ये टकराए ऊपर उठी, ये टकराए ऊपर उठी, क्योंकि दोनों में से कोई भी सबडक्ट होने को तैयार नहीं है, कोई भी नीचे झुकेगा नहीं साला, है ना। तो दोनों जो है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे झुकेगा नहीं, तो इसे झुकेंगे नहीं तो क्या ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे मतलब क्या है, फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं। इसी वजह से जो हिमालय है वो हमें फोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं। और ये जो प्लेट है ये खिसक ही रही है, उस वजह से क्या है कि हिमालय जो है उनकी भी हाइट धीरे 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 हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों प्लेट्स यहाँ पर सरक रहे हैं, अभी भी सरक रहे हैं। और उस वजह से ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक के लिए भी यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन है वो चाहिए होता है, तो उसमें भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट चाइना का देखने को मिलता है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और सेम इंडिया जो है उसका भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है नेपाल में, मतलब ग्रांट में बोलिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बोलिए, सभी इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब देखिए नेपाल की प्रॉब्लम क्या है पता है, नेपाल की प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सेप्ट तो कर लेता है कि भाई पैसा वैसा एक्सेप्ट कर लिया जो प्रोजेक्ट है वो बनाने के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत ही नहीं हो रही है। मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो देखने को मिलता है चाइना का, वो फटफट उसने साइन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने को ही नहीं मिला। तो इसका भी एक मतलब जो मतलब क्रिटिसिज्म है नेपाल का, वो इसके इसमें किया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट इस पर, टर्की जो है वो अपना वाटर रशिया की नेवी के लिए क्लोज कर चुका है। तो अब इसका क्या मतलब है, ब्लैक सी जो है वहाँ पर टर्की जो है उसने क्या किया है, अपना डिसीजन लिया है कि भाई यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट्स के बीच में। स्टेट क्या होता है, दो लैंड मास है, ठीक है, यहाँ यहाँ लैंड मास है और यहाँ सी है, यहाँ भी सी है। अब ये दो सी को, सी ए है, ये सी बी है, दोनों सी को एक छोटी सी वाटर बॉडी, ये छोटी सी वाटर बॉडी है, ये कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है, और ये जो होता है इसको कहा जाता है स्ट्रेट, इसको कहा जाता है स्ट्रेट। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट है, टर्की को दो स्ट्रेट लगते हैं। अब वो कौन से लगते हैं, मैप के थ्रू हम देखेंगे। तो दो स्ट्रेट लगते हैं, तो उस पर उसका कब्जा है। ब्लैक सी जो है पूरा का पूरा टर्की के अंडर में आता है, अंडर में बोलने के बजाय पूरा बाउंड्री टच होता है। इस वजह से यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, अब मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया टर्की ने, और बोला कि अब यहाँ पर रशिया जो है ब्लैक सी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक वॉर जो है वो खत्म नहीं हो जाता। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए पूरा मसला जो है वो समझते हैं। सबसे पहले मैप में हम यहाँ पर टर्की को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टर्की जो है वो देखने को मिल रहा है, ये रेड इसमें जो आपको नजर आ रहा है पूरा टर्की है ना। टर्की एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी आती है, एशिया में भी आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें इस्तांबुल, ये जगह पर इस्तांबुल जो है वो भी देखने को मिलता है। और उसकी भी एक खासियत है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओ तो उसकी भी एक खासियत है, जो मैंने अभी बताया उसी से आपको हिंट लग गई होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है ब्लैक सी, ये वाला ब्लैक सी देखने को मिलता है। और इधर साइड है दूसरा सी, इसके बीच में हमें एक और सी देखने को मिलता है, ये है सी ऑफ मरमरा। कौन सा है, सी ऑफ मरमरा, जो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये है सी ऑफ मरमरा। अब यहाँ पर देखिए छोटी सी यहाँ पर गली है, छोटी सी यहाँ पर गली है, देन उसके बाद यहाँ पर बड़ा सी आता है जो सीधा फिर कनेक्ट होता है मेडिटेरियन सी को। तो यहाँ पर दो स्ट्रेट जो आते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे। ये वाला जो स्ट्रेट है इसको हम कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये वाला जो स्ट्रेट है इसको हम कहते हैं डार्डनली स्ट्रेट। तो ये दो स्ट्रेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि सीधे कनेक्टेड है किससे, टर्की से। ब्लैक सी जो है पूरा का पूरा पोर्शन देखिए टर्की जो है उसके इसमें देखने को मिल रहा है, पूरा रेड इसमें जो है वो टर्की है, ठीक है। अब यहाँ पर टर्की ब्लैक सी कनेक्शन क्या है और रशिया कनेक्शन क्या है, ये समझने के लिए हमें यहाँ पर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका भी एक बार मैप देखना पड़ेगा। तो ये आ गया है दूसरा मैप। अब ये आप देखोगे ये वाली जो रेड इसमें आपको कंट्री नजर आ रही है, ये कंट्री कौन सी है, ये है यूक्रेन। ये कौन सी है, यूक्रेन, जहां पर अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये कंट्री कौन सी है, ये है रशिया, जिसके साथ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन है क्रीमिया, जो एनेक्स किया गया है रशिया के द्वारा 2014 में ही, है ना। अब यहाँ पर रशिया जो है उसका अपर पोर्शन अगर आप देखोगे तो मोस्टली वो फ्रोजन रहता है,
इसलिए ब्लैक सी बेसिकली वार्म वाटर रशिया के लिए माना जाता है कि इसी के थ्रू जो ट्रेडिंग है रशिया की होती है। तो यहाँ से जो बॉस्फोरस स्टेट है वहां से निकलते आते हैं मरमरा सी में, देन शिप जो होती है रशिया की, देन उसके बाद यहाँ पर डार्डनेलियस स्ट्रीट से निकलते हैं, देन उसके बाद एगन सी एंड मतलब मेडिटेरियन सी जो बड़ा सी है मेडिटेरियन सी कनेक्ट होता है, एंड देन उसके बाद तो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जा सकती है शिप जो रशिया की है। तो इस तरीके से ब्लैक सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रशिया के ट्रेड में। अब टर्की जो है, टर्की मतलब ये वाला जो कंट्री है जो ये बाउंड्री टच हो रही है, टर्की बेसिकली ये चाह रहा है कि ब्लैक सी जो है उसको हम रशिया के लिए फ्रीज कर देंगे, रशिया जो है उसको बिल्कुल घुसने ही नहीं देंगे। ये जो स्ट्रेट है यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट बोलिए और डार्डनेलियस स्ट्रेट बोलिए, इसका इस्तेमाल रशिया कर ही नहीं पाएगा अपने ट्रेडिंग के लिए। कब तक? जब तक वॉर जो है वो खत्म नहीं हो जाता है, वॉर रशिया खत्म नहीं कर देता है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब आपको जो लोकेशन है अच्छी तरह समझ में आ गई, काफी खूबसूरत मैप जो है वो आपके सामने ला रहा हूँ मैं। तो इसी बात पे एक शेयर जो है बनता है, शेयर जरूर कर देना वीडियो को जिससे कि दूसरों तक भी वीडियो पहुंचे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे टर्की जो है उसने अनाउंस किया है डिसीजन टू इम्प्लीमेंट मॉन्ट्रक्स कन्वेंशन, है ना, स्ट्रेट के बारे में। इंटरनेशनल कन्वेंशन है नेवल पैसेज से रिलेटेड, कि भाई पैसेज जो होता है जो जाती है शिप्स वहां से उसके बारे में है। जो ट्रैफिक जो है मेरीटाइम ट्रैफिक उसको रेगुलेट करता है ब्लैक सी के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पर 1936 का मॉन्ट्रैक्ट कन्वेंशन क्या है, इस पर आपको क्वेश्चन जो है आ सकता है प्रीलिम्स में। अब यहाँ पर इंटरनेशनल अग्रीमेंट देखते हैं तो ये इफेक्ट में आया जुलाई 1936 में। ये यहाँ पर जो कंट्रोल है दो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स का, डार्डलिस है ना और बॉस्फोरस स्टेट, ये जो स्टेट्स हैं इनका जो स्ट्रेटेजिक जो वर्चस्व है उसके बारे में ये बात करता था। अब यहाँ पर पीस टाइम अग्रीमेंट जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ पैसेज फॉर सिविलियन वेसल, जो सिविलियन वेसल्स होते हैं उसके लिए तो फ्रीडम, हाँ भाई जा सकते हैं ट्रेड वेसल भी, लेकिन जो बैटल शिप्स है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो फेस करते हैं कि भाई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जा सकते हैं। और इसी के तहत जो टर्की है उसने यहाँ पर क्या किया, रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दिए हैं रशिया पर कि रशिया की अब कोई भी शिप जो है यहाँ से पास नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर शिप अंदर है तो बाहर निकल सकती है, लेकिन रशिया की अब कोई भी शिप जो है वो सी का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाएगी। मतलब अगर कोई खड़ी है तो भाई वहीं पर खड़ी रहने दो जब तक वॉर जो है वो खत्म नहीं हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है यहाँ पर हमें इसकी देखने को मिलती है। अभी ये चीज़ जो है हमने देख ली है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे टर्की जो है अपने कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिलेशन टर्की के बारे में अगर हम देखते हैं तो टर्की के रिलेशन जो है वो कैसे है, इसने रशिया को ये जो ब्लैक सी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ब्लैक सी, तो यहाँ पर टर्की जो है उसके रिलेशन क्या रशिया के साथ खराब है, यूक्रेन के साथ अच्छे हैं कि उसने यूक्रेन का यहाँ पर साथ दिया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर हम देखते हैं टर्की के तो दोनों के साथ है, ठीक है, सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब होने की वजह से। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर हम रिलेशन देखते हैं जैसे टर्की और रशिया के रिलेशन अगर हम देखते हैं तो रिलेशन जो है ऑटोमन एंड रशियन एम्पायर ये काफी हॉस्टाइल थे और सेवरल वॉर जो है ऑटोमन एम्पायर और रशिया के बीच में हमें देखने को मिले हैं। 1920s के बाद टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब शुरू हुआ तो बोल्शेविक रशिया जो है उसने यहाँ पर असिस्टेंस ऑफर किया था टर्की को कि भाई हम तुम्हारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। रिलेशन जो है वो खराब होने लग गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। देन उसके बाद ओवर दी पास्ट 3 डेकेड्स बायलैटरल रिलेशन जो है सिग्निफिकेंटली यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं और टर्की जो है वन ऑफ दी रशिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब सोचिए टर्की रशिया का वन ऑफ दी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, स्टिल यहाँ पर टर्की जो है उसने इस तरीके के स्टेप्स यहाँ पर अपनाए कि रशिया की जो शिप्स है उसको हम यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे ब्लैक सी में। तो आप समझिए जिगरा कितना है। अब यहाँ पर यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो टर्की जो है उसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन यूक्रेन के साथ अर्ली 1990s में, मतलब सोचिए काफी यंग इनके रिलेशन है एज कम्पेयर टू रशिया, है ना। जब यहाँ पर अंकारा जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री बना था जिसने यूक्रेन की सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया था। 2 साल के बाद रशिया क्रीमिया को एनेक्स कर लेता है। 2016 में टर्की के प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर एनेक्सेशन को एक ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ पर बोलते हैं और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को यूक्रेन वुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, टर्की जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ऐसा यहाँ पर कहा गया। उसके बाद टर्की जो है उसने यूक्रेन की टेरिटोरियल क्लेम को हमेशा बैक किया है कि भाई हम तुम्हारे टेरिटरी, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को जब एनेक्स कर लिया था, क्रीमिया मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है मैप में, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन ये है बेसिकली क्रीमिया। और अच्छे तरीके से अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप क्रीमिया जो है वो देख सकते हो, ये जो रेड इसमें आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन नीचे का पोर्शन ये जो क्रीमिया है हमें देखने को मिलता है। तो ये क्रीमिया को एनेक्स कर लिया गया था जैसा मैंने आपको बोला, तो उसके बाद उसने वहां पर रिकॉग्नाइज किया और टेरिटरी क्लेम को हमेशा यहाँ पर सपोर्ट किया है। और पास्ट वीक में भी अभी जब रशिया एनेक्स कर रहा है यूक्रेन को तो ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री असिस्टेंस जो है यूक्रेन को ये भी टर्की के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं
कि अब इंडिया जो है वो रशियन वेपन्स पर कितना डिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे रशिया का इन्वेजन जो हो रहा है यूक्रेन पर, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो है वो इंडिया पर पड़ सकते हैं। हालांकि इंडिया जो है उसने एब्सटेंड कर दिया खुद को वोट करने से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसी के साथ साथ जो इंडिया है वो खुलेआम रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। इंडिया जो है उसने सैंक्शन जो है यहाँ पर रशिया पर नहीं लगाए हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद जो रशिया और इंडिया के रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैम्पर जो है वो हो सकते हैं आगे। उसके कारण क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो रिलेशन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिफेंस रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब डिफेंस रिलेशन कैसे हैम्पर हो सकते हैं? देखिए, रशिया जो है उसने यूक्रेन पर हमला किया है ना, यूक्रेन पर हमला किया है। और यूक्रेन पर जब हमला किया है तो यहाँ पर सिर्फ रशिया और यूक्रेन जो है उनके बीच में फाइट नहीं चल रही है। ये जो फाइट है ये रशिया और यूक्रेन और यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी चल रही है। और इसी वजह से यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं। अब टर्की अगर आप देखोगे तो टर्की जो है वो भी एक नाटो का हमें ये देखने को मिलता है। इस वजह से क्या है कि उसको भी यहाँ पर समर्थन जो है वो यूएसए का बोलिए या फिर यूरोपियन कंट्रीज का बोलिए वो देना ही था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो इतने सैंक्शन जो यहाँ पर लगाए गए हैं रशिया पर, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज जो है उन्होंने यहाँ पर सैंक्शन लगाए हैं अगर हम वेस्ट कंट्रीज की बात करते हैं। और इसकी वजह से जो रशिया की इकोनॉमी है वो भी बहुत बुरी तरीके से तहस नहस हुई है। एक ही दिन में अगर आप रूबल देखोगे तो काफ़ी नीचे आ गया, उसका डिप्रिसिएशन हो गया है। जो बैंक से रशिया के वेरियस मेजर्स ले रहे हैं ताकि इसका इंप्रूवमेंट जो है वो कर सके, लेकिन इंप्रूवमेंट वो देख नहीं रहे हैं। और इसी के चलते रशिया जो है वेरियस वैक्यूम बॉम्ब बोलिए, अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी बोलिए, ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है। अभी जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बहुत बुरा हुआ है रशिया पर। अब यहाँ पर क्या होता है, यूएसए की खासियत है कि जब वो सैंक्शंस लगाता है किसी भी देश पर, ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये यूएसए है, ये यहाँ पर यूएसए है, ये यहाँ पर रशिया है और ये है यहाँ पर इंडिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखिए क्या हो सकता है। यूएसए ने रशिया पर लगाए हैं सैंक्शंस, ठीक है, कि आपके साथ ट्रेडिंग जो है वो नहीं होगी, डॉलर्स में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। रशिया बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते हैं। रशिया ने ट्रेडिंग कर दी इंडिया के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, यूएसए ने देख लिया भाई इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, मतलब इंडिया रशिया के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, यूएसए क्या करेगा, इंडिया पर भी सैंक्शन जो है वो लगा देगा। 2014 में जब सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया पर, तो वो सैंक्शन इसी तरीके के थे कि यूएसए अगर कोई और देश रशिया के साथ अगर ट्रेड कर रहा है तो यूएसए उस पर भी सैंक्शन लगाएगा। हालांकि उसमें इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे रिलेशन हो गए थे यूएसए और इंडिया के बीच में, इसलिए इंडिया के साथ जो है वो ऐसे यहाँ पर सैंक्शन जो है वो नहीं लगाए गए थे। अब यहाँ पर कितने स्ट्रांग है, मतलब क्या यहाँ पर आगे ऐसा हो सकता है कि इतने बुरी तरीके सैंक्शंस लगाए कर आगे हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कि इंडिया पर भी सैंक्शंस लगा दिए जाए। तो इसे देखना बहुत जरूरी है कि हमारा डिफेंस टाइज जो है रशिया के साथ कितने स्ट्रांग है। तो इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिला, जब आज़ादी मिली, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है उन पर ही इंडिया जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट था कि वो अपने आर्म्स इम्पोर्ट जो है वो करे। ठीक है, कि भाई आज़ादी मिली है तो ऑयल हमारे इंपोर्ट जो है वो यहाँ पर ब्रिटेन से ही होने चाहिए, तो कम्प्लीटली हम उसी पर डिपेंडेंट थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रशिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो इम्प्रूव होते हैं। रशिया के साथ हम जो वेपन्स है वो वहाँ से लेते हैं। और अभी अगर आप देखोगे 85% हमारा जो डिफेंस है इम्पोर्ट वो रशिया से ही हमें देखने को मिलता है, मतलब रशिया का पार्ट जो 85% है। बाय 1970s इंडिया जो है वो सेवरल वेपन इंपोर्ट करता है यूएसएसआर से, क्योंकि यूएसएसआर पहले यूएसएसआर था, देन 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन होता है एंड देन रशिया बनता है। रशिया के साथ भी हमारा रिलेशन जो है वेपन के रिलेशन काफ़ी सुदृढ़ रहे हैं। कंट्री का लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर जो है वो यहाँ पर बन जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ मोस्ट सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट वेपन प्लेटफॉर्म जो है इंडिया को जो रिक्वायर्ड रहते हैं टाइम टू टाइम, वो भी हम रशिया से लेते हैं। जैसे कि उसमें न्यूक्लियर सबमरीन देखने को मिलते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखने को मिलते हैं, टैंक्स देखने को मिलते हैं, गन्स देखने को मिलते हैं, फाइटर जेट देखने को मिलते हैं, मिसाइल देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेपन्स है वो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूज क्या है इस वेपन की, रशिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, मतलब यूएसए सबसे ज़्यादा करता है, देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो रशिया ही हमें देखने को मिलता है। 5 ईयर्स पीरियड 16 से 20, अमेरिका का जो शेयर है ग्लोबल आर्म ट्रेड में 37% था कंपेयर टू 20% रशिया।
तो मतलब आप समझ सकते हो भाई कितना यहाँ पर जो रिलेशन है रशिया का वो हमें देखने को मिलता है अगर हम वेपन्स की बात करते हैं। तो फॉर रशिया इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है और इंडिया के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रशिया, है ना, क्योंकि ज़्यादातर हम इंपोर्ट जो है वो रशिया से ही करते हैं। बिटवीन 2000 से 2020 यहाँ पर रशिया जो है 66.5% इंडिया का आम इंपोर्ट जो है वो कैरी कर रहा था। समझ सकते हो अगर 50% ज़्यादा है मतलब आधे ज़्यादा हम यहाँ पर रशिया पर ही डिपेंडेंट है कि भाई इंपोर्ट करो। 53.85 बिलियन जो स्पेंड किए गए इंडिया के द्वारा इस पीरियड में आर्म्स इंपोर्ट, ये 35.82 जो है वो रशिया को गया है। समझ रहे हो आप कितना सारा पैसा जो है जो हमने यहाँ पर खर्च किया है, हैंडसम अमाउंट खर्च किया है, उसमें से कितना सारा पैसा जो है वो हमने रशिया को दिया है। और इस सेम पीरियड में इंपोर्ट जो है यूएसए से वो 4 बिलियन का हमें देखने को मिल रहा था और इसराइल से 4.1 बिलियन का देखने को मिल रहा था। मतलब समझ रहे हो आप रशिया की तुलना में बाकी कंट्रीज अगर हम देखते हैं तो इतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे हमारे जो टाइज है वो यूएसए के साथ, फ्रांस के साथ, मतलब हमने अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर वेपन जो है वो लेना शुरू किया है। और उसका फायदा हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो सिचुएशन आई है तो एक ही कंट्री पर अगर हम डिपेंडेंट रहते हैं तो समस्या हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर पूरा घर जो है एक ही बिजनेस पर चल रहा है, ठीक है, अब वो बिजनेस अगर ठप बैठ जाता है, कुछ आपदा आ जाती है, पेंडेमिक आ जाता है, ठप बैठ जाता है, तो पूरा घर ठप बैठ जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग सेक्टर्स हैं, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, तो ये अगर बंद भी पड़ गया दूसरा है, ये भी हो गया, ये है, ये भी हो गया, ये है ना, तो वेरियस यहाँ पर इनकम सोर्स जो है वो शुरू रहती है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सिर्फ रशिया पर डिपेंडेंट रहे तो फिर हमारा जो वेपन का इम्पैक्ट है बहुत बुरा पड़ सकता है। इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में जाना ये यहाँ पर आज की रिक्वायरमेंट है, भले ही वो देश की हो, भले ही वो किसी घर की हो। अब कौन से वेपन्स देखने को मिलते हैं? एट दी मोमेंट दो मेजर डिफेंस डील जो है इंडिया और रशिया के बीच में देखने को मिलती है, जो करंट क्राइसिस की वजह से यहाँ पर खतरे में आ सकती है। और ये अगर डील चलती रही तो यूएसए के सैंक्शंस भी लग सकते हैं। पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट है डील ऑफ 5 यूनिट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। ये हमें देखने को मिलती है, ये अमंग मोस्ट एडवांस्ड है पूरी दुनिया में। इंडिया ने ऑर्डर प्लेस किए हैं 5 यूनिट्स के अराउंड 5 बिलियन 2018 में ही। और दूसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इंडिया और रशिया ने जस्ट साइन किए हैं डील टू मैन्युफैक्चर अराउंड 6 लाख AK-203 राइफल फैक्ट्री इन दी अमेठी। तो ये जो राइफल्स है वो हमें देखने को मिलती है, तो ये डील्स है। अब ये डील अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कि यूएसए जो है अगर ये डील हो तो धमकी दे सकता है कि भाई आप पर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। अब देखिए कई सारी चीज़ें हैं एट प्रेजेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वेपन्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो बहुत सारे रशिया के ही बनाए हुए हैं। इसमें आप मतलब रशिया का T-72M1 66%, T-9 30%, इंडिया का नेवी जो है उसमें भी काफ़ी सारे हमें एयरक्राफ्ट बोलिए, सबमरीन्स बोलिए, वो हमें रशिया के ही देखने को मिलते हैं। एयरफोर्स बोलिए उसमें फाइटर जेट जो होते हैं वो भी हमें जो रशियन ओरिजिन के हैं वही देखने को मिलते हैं। और रशिया ने इंडिजीनियसली इंडिया में डेवलप करने के लिए, इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, मेक इन इंडिया को डेवलप करने के लिए भी रशिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। तो बेसिकली रशिया हमारे मिलिट्री में, डिफेंस में, उसी के साथ साथ जो इसरो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो रशिया के ऊपर हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं इन सभी चीज़ों के लिए, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हमें यहाँ पर स्विच करना है तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें जो है वो आ सकती है, इंक्लूडिंग सैंक्शंस। चलिए, तो अब वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। मॉस्को मतलब जो रशिया है, मतलब रशिया, वो यहाँ पर सिक्योरिटी डिमांड जो है उसके वो यहाँ पर लेजिटिमेट है, पूरे किए जाने चाहिए, ऐसा चाइना का बोलना है। मतलब बेसिकली चाइना अगर आप देखोगे तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर रशिया को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई देखो, यहाँ पर जो रशिया बोल रहा है उसकी जो टेरिटोरियल क्लेम्स है या फिर उसकी जो भी दिक्कतें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो सिक्योरिटी मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर यूक्रेन, ये हमें यूक्रेन नजर आता है, इसकी बाउंड्री है यूक्रेन की, अगर यूक्रेन यहाँ पर नाटो ज्वाइन कर लेता है, अगर यूक्रेन यहाँ पर नाटो ज्वाइन कर लेता है तो फिर जो अमेरिकन फोर्सेस है वो यहाँ पर आकर खड़ी हो सकती है। और इसकी वजह से जो रशिया है उसको यहाँ पर थ्रेट हो सकता है। ऑलरेडी ये वाला जो पोर्शन है ये हमें यहाँ पर डिस्प्यूटेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो रशिया है उसकी सोवरेनिटी को खतरा हो, सिक्योरिटी को खतरा हो। चाइना बोल रहा है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर रशिया जो बोल रहा है वो भी यहाँ पर सुनना चाहिए। दोनों ही जो देश है, दोनों ही देश मिलके जो भी यहाँ पर एक नतीजे पर पहुंचते हैं, मतलब ईगो में नहीं रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो चीज़ें हैं चाइना के द्वारा ये जो निकल रही है भी एक ईगो की तरह तहत ही निकल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू मैं आपके सामने लाता रह रहा हूँ। बाकी इतना ही पोर्शन यहाँ पर जाने लायक था।
खैर, तो यहाँ पर जो कंट्री मैंने आपसे पूछी थी वो बेसिकली पोलैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूरोपियन मैप है। ये यूरोपियन मैप आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है? मतलब कहीं पर भी अगर मैं पिन रख दूँ वो ब्लैंक मैप पे, तो आपको पता रहना चाहिए वो कंट्री कौन सी है। तो छोटी से छोटी कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत मैप है ये यूरोप का। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम हमें देखने को मिलता है ना? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है अच्छा पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा और एम एम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर विजिट कीजिए themmacademy.in। यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है, आप पुराने भी न्यूज़पेपर यहाँ पर फ्री में देख सकते हो। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो आपको डेट पूछेगा। डेट डालोगे आप, जैसे 1 मार्च, 1 मार्च का आपको चाहिए, तो वो डेट डालोगे तो अपने आप वहाँ पर 1 मार्च के जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो आ जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हो। यूट्यूब के ही आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप सेग्रीगेट कर सकते हो डेट वाइज। मतलब आपको जैसे यूट्यूब पे आपको ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकी फाउंडेशन कोर्सेज आपको चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप फाउंडेशन कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के है। तो ज़रूर विजिट कीजिए themmacademy.in और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।